गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान यूनियन टेरेटरी लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर सेक्रेटरी स्वागत विश्वास साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बिजी स्केड्यूल में से टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 4 दिनों से आप करगिल में हैं और लगातार रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट और बाकी जो डिपार्टमेंट्स आपके अंदर हैं उसमें इस वक्त किस तरह की स्टेटस उसको आप देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? यूनियन टेरेटरी बनने के बाद रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी एम्पावर हमें देखने को मिला है, तो इस वक्त रूरल डेवलपमेंट किस स्टेज पे देखते हैं आप करगिल में? देखिए, रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा हैं या आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर जो हमारा नेशनल लाइवलीहुड मिशन है NRLM और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ये तो तमाम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। तो इसको हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस दुरुस्त रहे, ठीक रहे और हम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। तो उसके हमने यहाँ रिव्यू मीटिंग्स किए और अभी भी परफॉर्मेंस हर चीज़ में अच्छी चल रही है और तरक्की परफॉर्मेंस में हम करेंगे। जहाँ पर भी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके डायरेक्शंस दिए गए हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है कि कैसे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अलावा और जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है उस पर भी हमने यहाँ पर रिव्यू किया कि उसमें हमारे जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, इस साल के एक्सपेंडिचर्स की क्या पोजीशन है, कंप्लीशंस की क्या पोजीशन है प्रोजेक्ट्स के, चाहे वो BDO BDC के ऑफिसर्स हों, चाहे वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो हम बना रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत हों, चाहे हमारे जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके लगाने के प्रोग्रेसेस हों, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्रेस हो, जो हमारे यहाँ रिसोर्स सेंटर बन रहा है करगिल में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत, उसकी प्रोग्रेस हो। ये सारे जगहों पे हम पर्सनली रूरल डेवलपमेंट की जो सीनियर टीम है, मेरे साथ डायरेक्टर ताहिर हुसैन, ACD, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और जो रेलिवेंट जूनियर फंक्शनरीज हैं, ये सारे लोग अलग अलग जगह पे गए और हमने 2 राउंड्स मीटिंग करी रूरल डेवलपमेंट की। तो एम यही है कि सारी चीज़ें स्पीड अप हो, क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट्स जो हैं वो अच्छी हों। सिर्फ चीज़ों को पूरा करना हमारा पर्पस नहीं है, बट चीज़ को क्वालिटी के साथ करना पर्पस है। तो हमारे NRLM में क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या तरक्की कर रही हैं। अभी हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सांकू में गए थे जिसको हमने NAP फाउंडेशन के साथ मिलके सैनिटरी नैपकिन्स बनाने में इनिशिएट किया था और हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि वो रेगुलरली सैनिटरी पैड्स बना रही है, मार्केट में उसकी सेल हो रही है और हम चाहते हैं कि वो और प्रोलिफरेट हो। अब उसके अंदर जो कमियां थी वो हमने देखी, उसको कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में अब हम सोच रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस तरीके से, और फिर हमारे जो बाकी के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम एंटरप्राइज बना सकते हैं, कैसे उनको बिजनेसेस में ला सकते हैं और उनको मार्केटिंग के क्या आयाम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे सोच विचार हुआ। तो इस तरीके से हर फील्ड में रूरल डेवलपमेंट में काम हो रहा है। फिर हम ये भी देख रहे थे कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को जो हमने फंड्स दिए हैं केपेक्स बजट में 1 करोड़ रुपया, फिर इस बार जो BDCs को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए भी पैसा दिया गया है 20 लाख रुपया पर ब्लॉक, फिर सरपंचों को जो पैसा दिया गया है केपेक्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए पंचायतों को। तो वो सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं वो देखने वाली बात है, वो हमने रूरल डेवलपमेंट में देखा। यूनियन टेरेटरी बनने के बाद फंडिंग में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है और अलग अलग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब फंडिंग में इजाफा होता है तो अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासकर जो ग्राउंड पे स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ होता है, ग्राउंड वर्कर्स होता है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं सर? और जो अटेंडेंस सिस्टम है, जो इससे पहले एक स्क्वाड हुआ करता था, अटेंडेंस चेक करता था, तो उस हवाले से किस तरह की कोशिश कर रही है और बायोमेट्रिक को लेके क्या स्टैंड है? देखिए, जो स्कॉट या अटेंडेंस चेक करने के लिए मोबाइल टीम्स वगैरह होती हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लोकल लेवल पे एडमिनिस्टर करती है चीज़ों को।
बट जहाँ रही बात अटेंडेंस रेगुलर ऑफिसेज में चेक करने की, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज है उसमें हमने हिदायत दी है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जाए। यहाँ तक कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में अब हमने डायरेक्शन दिए हैं कि जितने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसके अंदर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए। तो उसके लिए अगर कहीं पर भी किसी किस्म की प्रोसीड्योर में प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऑफिसर्स हमें कांटेक्ट करेंगे, हम उनको मदद करेंगे किसी भी तरीके से, जैसे भी करना होगा। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक हमारा एम है कि इसमें लोग टाइम पे ऑफिस में आएँ, ऑफिस खाली ना रहें, जो पब्लिक से मिलने का समय है पब्लिक से आसानी से मुलाकात हो और प्रोसेसेस अपनी स्पीड में चलती रहे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। बाकी रही बात जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी वगैरह की बात है, वो हम रेगुलरली चेक करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसके DPRs चेक करते हैं, उनके देखते हैं कि काम होने से पहले ज़रूर हुआ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए, टेंडरिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के अलग अलग मशीनरी चेक करती रहती है। ग्राउंड पे काम अगर किसी ने ख़राब किया हो, पिछले साल रूरल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए वार्निंग भी दिया गया था, तो उस तरह के अगर काम आने वाले वक्त में देखने को मिलता है, किस तरह की कार्रवाई किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ और जो एजेंसी से कंसर्न? देखिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट पे बहुत काम होता है। तो इसमें कई जगहों पे हमने जहाँ पर भी इस तरह की खबरें हमें आती रही हैं, चाहे वो किसी और के कंप्लेंट से आई हो, डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग से आई हो, या सोशल मीडिया से आई हो, उसका कॉग्निजेंस हमने हमेशा लिया है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ऑनरेबल LG साहब तक चीज़ों को बहुत सीरियसली देखते हैं। अगर किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी आती है तो हम अप्रोप्रिएट लेवल पे उसकी इंक्वायरी शिनाख्त कराते हैं और उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। उसके अलावा भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी ऑडिट का जो एक तरीका है उसको अपना रही है और उसके लिए हमने अपनी छानबीन शुरू की है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए किसको रखा जाए, कहाँ से हायर किया जाए। वो सारा एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। होप करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी हम करेंगे। सर, इससे पहले जब J&K के साथ था और 2019 के टाइम पे हमें देखने को मिला था कि एक अहम प्रोग्राम देखने को मिला था गवर्नमेंट का, बैक टू विलेज प्रोग्राम के नाम से। तो क्या सोच है इसको लेके अब, चूँकि आप ड्यूकॉम भी है और कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल भी हैं? जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के डायरेक्शंस के हिसाब से हम बैक टू विलेज जैसा और उससे भी अच्छा इफ़ेक्टिव प्रोग्राम जो लद्दाख को सूटेड हो वैसा डिज़ाइन कर रहे हैं। आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सर, ख़ासकर जैसे रूरल में इस साल रूरल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिला, और दूसरी जानब जिस तरह से रूरल लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए एक अहम स्कीम है NRLM के नाम से, तो उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की कोशिश किया जा रहा है और रूरल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए क्या कोशिश है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? नहीं, रूरल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही कर रही है जो कर रही है। उनके अपने अपने अलग स्कीम्स हैं, वो होम स्टे वगैरह को बढ़ावा दे रहे हैं और भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वो बेटर और अच्छा जवाब इसका टूरिज़्म डिपार्टमेंट दे पाएगी। बट जहाँ रही बात एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की या लाइवलीहुड बढ़ाने की, वहाँ NRLM का काफ़ी रोल है। NRLM अपने आप को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर अब लगाने वाली है। जहाँ पर भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उसको पूरा करेंगे। वो भी आप अगले हो सकते हैं 1.5-2-3 महीने के अंदर देख पाएंगे कि वो हो रहा है। उससे NRLM की एक्टिविटीज़ को और क्या बोलते हैं उसको, और पुख्ता हो जाएंगे। NRLM में हम लोग ट्रेनिंग्स दिला रहे हैं जो एक्टिव वुमेन है। आपको पता नहीं, शायद याद होगा कि कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले हमने NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद भेजा था, लेह और करगिल दोनों ज़िलों से। उन एक्टिव वुमेन को आज भी हमने जब रिव्यू मीटिंग लिया है, उनको एक प्लान के तहत उनको मोबिलाइज़ करने के लिए, उनको जो NRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अलग अलग स्टेजेस में हेल्प करने के लिए उनको डिप्लॉय करने का हमने डायरेक्शन दिया है। तो जो हम ट्रेनिंग्स वगैरह कैपेसिटी बिल्डिंग करा रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको करें। और NRLM में आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम NRO भी अपॉइंट कर रहे हैं, NRO के साथ भी MOU कर रहे हैं। जो दूसरे स्टेट से, जो एक्सपर्ट स्टेट्स हैं, वहाँ से लोग आएंगे और यहाँ पर हमारे NRLM को असिस्ट करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीना बैठेंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी बैठेंगे यहाँ पर।
और वो हैंड होल्ड करेंगे यहाँ पर NRLM के ग्रुप्स को, और उसके साथ साथ दूसरे स्कीम्स के साथ भी कन्वर्जेंस कर रहे हैं। जैसे आपने एक स्कीम देखी होगी, सुनी होगी, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME बोलते हैं। उसमें भी आपने काफ़ी गतिविधियां देखी होंगी। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उस स्कीम को चलाती है, और करगिल से और लेह से कई लोग जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसमें जुड़े हैं। और उसके अंदर एक पार्ट है कन्वर्ज करने का NRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। वो सीड कैपिटल भी ले सकते हैं, कैपिटल ग्रांट्स भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि सीड कैपिटल के लिए भी NRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप हो चुका है, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्मल जो कंपोनेंट में होता है वो भी अवेल कर रही है। तो इस तरीके से कन्वर्ज करके भी हम NRLM को बढ़ावा दे रहे हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट में PMFME और PMEGP का काम तो मिल रहा है, तो आज लोगों को अगर बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, उस लिहाज से मदद पहुंचाने के लिए क्या कोशिश है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का? क्योंकि PMEGP और PMFME में जो बजट है वो शायद उतना ज़्यादा नहीं होता है। नहीं, PMEGP और PMFME, PMEGP तो खैर बहुत अच्छा स्कीम है, और लद्दाख के अंदर बहुत एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है। PMFME रिलेटिवली नया स्कीम है, और वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर है। तो उसके अंदर जो हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एप्रिकॉट हो गया करगिल से, और सीबकथन हो गया लेह से, तो उसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एप्रिकॉट में तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नए आए हैं, करगिल से भी आए हैं, जो PMFME का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये दोनों स्कीम्स तो बहुत अच्छी चलेंगी, और बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने की कोशिश करेगी। अभी जैसे आज ही मेरे को पता चला है कि अभी मेरे डिपार्टमेंट ने चांगथांग एरिया में, लद्दाख में, पश्मीना को जो हमने शायद 1 हफ्ता पहले मैंने डिसीजन दिया था अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, और आज ही चांगथांग एरिया के अंदर उन्होंने जाके अवेयरनेस ड्राइव्स किए हैं कि PMEGP के अंदर कैसे हम पश्मीना सेक्टर को फॉर्मलाइज करा पाएँ और उसकी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर पाएँ, चाहे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से शुरू हों, माइक्रो इंडस्ट्रीज से शुरू हों। तो वो कोशिशें चल रही हैं। उसके साथ साथ जहाँ रही बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो वहाँ जो नई लद्दाख की सेंट्रल सेक्टर स्कीम तैयार हो रही है, वो एक मैच्योर स्टेज पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और हम लोग रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं उसको। उम्मीद है कि वो जल्द ही लद्दाख को मिलेगा, और वो एक बहुत अच्छी स्कीम होगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, वो भी अपनी स्कीम तैयार कर रही है। जहाँ भी गैप एरियाज रह गए हैं, या लद्दाख स्पेसिफिक बढ़ावा देने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने के लिए, और पुराने एंटरप्रेन्योर्स को भी किसी किस्म की सहायता जो हम समझते हैं इतने दिनों के इंटरेक्शन के साथ, उनको जो चाहिए बेनिफिट्स, वो भी हम उसमें रख रहे हैं। तो ये अच्छी खबरें जो है, आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें और SRTC की बात करें, अभी भी J&K के साथ सेपरेट होने के बाद J&K के साथ अटैच हैं, तो कब सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि अटैच होने की वजह से एक तो जो बसेस हैं वो गैराज में पड़ा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनके कुछ कंसर्न्स हैं सैलरीज को लेके और परमानेंट को लेके। देखिए, जहाँ तक रही SRTC की बात, SRTC J&K की एक कॉरपोरेशन है। जो एम्प्लॉयज़ SRTC के हैं, वो एम्प्लॉयज़ को उनकी जो लाइबिलिटी है वो SRTC की है, और SRTC ही उनके पॉलिसी और SRTC उनको मैनेज करती है। जहाँ रही बात ट्रांसफ़र की, तो उस पर UT एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जो यहाँ पर जो सिडको बना है, जो कॉरपोरेशन, वो इवेंचुअली SRTC को टेक ओवर कर लेगी, और उसके लिए जो प्रोसेसेस है वो ऑलरेडी इनिशिएटेड हैं। वो कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखेगा उसका रिजल्ट जो है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कोशिश है सर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे हंगरी रूट्स हैं, हंगरी एरियाज़ है, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बोला है अप्लाई करने के लिए मीडियम साइज्ड व्हीकल्स या कैंपर काइंड ऑफ व्हीकल्स। तो वो जैसे ही अप्लाई करेंगे हंगरी रूट्स के लिए, वी आर वेरी ओपन, हम लोग वो हंगरी रूट्स में उनको परमिट देना शुरू करेंगे,
जिससे कि क्योंकि बस में लागत ज़्यादा लगती है, बड़ी गाड़ी में लागत ज़्यादा लगती है, और कई जगह यहाँ पर दूर दराज के एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होने के कारण उनको रेवेन्यू उतना नहीं मिल पाता है। तो हमने सजेस्ट किया है ट्रांसपोर्टर्स को कि आप छोटी गाड़ी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टेज कैरेज में हम उनको ये देंगे, परमिट्स देंगे रूट बेसिस पे। तो जैसे जैसे ये आते रहेंगे वैसे वैसे हमें देते रहेंगे। उसके अलावा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट वाला है वो तो एसआरटीसी का हम अब तक भी चलाते रहे हैं, बट बहुत सारी गाड़ियां जो है ओल्ड वगैरह होने के कारण पहाड़ियों पर चलाना सेफ नहीं है, इसलिए वो नहीं चल रही हैं या कम चल रही हैं। बट अभी भी करगिल के अंदर एसआरटीसी की गाड़ियां चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जब टेक ओवर हो जाएगा तो और अच्छी तरह से चलेगी। और इलेक्ट्रिक बसेस का जो इनिशिएटिव था सर, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक बसेस का इनिशिएटिव हमने अभी फ़िलहाल तो 10 इलेक्ट्रिक बसेस रखी हैं। हमारा ले करगिल रूट चालू करने के लिए 3 चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि बसें हैं तो बसों को इमीडिएट चार्ज करने के लिए और सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा पहले जाके कहीं कोई चार्जिंग रुक जाए, तो उसके लिए 3 चार्जिंग स्टेशंस हम तैयार कर रहे हैं। खलसी में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, मैं आते वक्त देख के आया हूँ। और करगिल के अंदर 2 एरियाज़ डिप्टी कमिश्नर ने, डीसी करगिल ने सिलेक्ट किए हैं, वहाँ के लिए भी हमने अप्रूवल दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाएंगे तो हम ई बसेस को ले करगिल रूट पे चलाना शुरू कर देंगे। सर, विंटर का सीज़न शुरू हुआ है और जोजिला क्लोजर का टाइम जो है वो नज़दीक है। पिछले साल जनवरी तक जोजिला खुला रहा था, इस साल क्या कोशिश रहेगा जोजिला को खुला रखने के लिए? और ओपनिंग और क्लोजर के आप मेंबर भी हैं कमेटी के, तो इस वाले से क्या इनपुट्स हैं? जी, जोजिला की अभी तो जोजिला खुला हुआ है और कल ही मैंने रिव्यू मीटिंग की है, जिसके अंदर चीफ इंजीनियर्स बीआरओ के मौजूद थे, आर्मी के मौजूद थे और हमारे मैकेनिकल के मौजूद थे, और जो डिस्ट्रिक्ट का सिविलियन पुलिस ऑफिसर्स वो लोग थे। तो हमें जो अभी तक समझ में आया है कि इस बार हम आराम से खोलेंगे। जहाँ तक हम, मेरे ख्याल से पिछले साल जब हमने कोई 5 जनवरी को तक चलाया था, तो इस साल उम्मीद है कि ज़्यादा चलेगा उससे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है कि सारा साल ही खुला रहे, बट मौसम के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा जब, तब मजबूरन बंद करना पड़ेगा। बट तब तक हम अपने सिस्टम सेट कर रहे हैं। कल की रिव्यू मीटिंग में भी हमने देखा है कि जिससे पब्लिक को किसी किस्म की परेशानी ना आए, और जहाँ तक हम सेफली चला सकते हैं विदाउट एनी हार्म टू एनीबडी, तब तक हम चलाएंगे। सर, एज डिविजनल कमिश्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे विंटर के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, मैसेज तो यही है कि हमने बहुत सारे राउंड्स ऑफ मीटिंग्स करे हैं विंटर स्टॉकिंग के लिए, जो कि इस वक्त का एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑनरेबल एलजी साहब के लेवल पे भी मीटिंग हुई है। मैंने कोई 3 बार बैठक करी है अलग अलग मुद्दों पे। तो अभी तक यही है कि हमारी विंटर स्टॉकिंग की प्रिपरेशंस अच्छी हैं और कोई किस्म की परेशानी ना ले डिस्ट्रिक्ट को ना करगिल डिस्ट्रिक्ट को हम होने देंगे। और जो बाकी के फैसिलिटीज़ है, हवाई सेवा वगैरह, ये सब कुछ टाइमली सब शुरू हो जाएंगे। तो आई बिलीव कि द पीपल ऑफ लद्दाख कैन बी एश्योर्ड कि दे विल हैव अ गुड नाइस विंटर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख स्वागत विश्वास लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे। बने रहे गुलिस्तान पर्पल के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद साक, लद्दाख से। Let's